साधु फक्कड़ मौज में होते हैं, सारी दुनिया सदुक्कड़ी देखने को आती है उनकी। या तो आप इसे बेच दें या फिर ये। साल के सबसे बड़े राशि परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं जिस मेरी नजर में ये पहला कुंभ है जहां पर सिवाय प्रदर्शन के और कुछ नहीं था। जिन्हें हम पहले बुरा मानते थे अब ये आकर्षण हो गए। धर्म की एक नई व्याख्या लिख रहे हैं, उन्माद को धर्म मानते हैं। आप समझ रहे हैं? अभी यही स्थिति अर्थव्यवस्था में भी है, यही स्थिति राजनीति में भी है, यही स्थिति चरित्र में भी है। गड़बड़ मीन्स किस टाइप का गड़बड़? अब बताइए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो क्या बेहोशी में लड़ा गया? सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या बेहोशी में लड़ा गया? फिर वो विभीषिका चाहे कोरोना की हो चाहे युद्ध की हो, वह राहु के साथ मिल गया। क्या यूक्रेन पर रशिया का अटैक हवा में था? क्या अब जो है राहु और शनि एक साथ तो लगातार गंदगी फैलती है, फिर प्रकृति उसे पवित्र कर देती है। तो ऐसा लगता है कि कुछ भारी गड़बड़ है। कर चुके हैं एस्ट्रो शाइन का स्पेशल पॉडकास्ट। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अंतिम क्षण तक इसमें आपको एक्साइटमेंट लगेगा। और एक्साइटमेंट इसलिए क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी विभीषिका, परेशानी या सबसे महत्वपूर्ण घटना पर हम विस्तार से चर्चा करने आ रहे हैं। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ रोज की तरह, हर बार की तरह वीनू जी हैं। वीनू जी, आपका हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में स्वागत। धन्यवाद पंडित जी। फर्क यही है कि इस बार भी प्रश्नों का सिलसिला वीनू जी शुरू करेंगे, और क्योंकि उनके पास में एक पूरा बुकलेट है और बहुत रिसर्च किया उन्होंने, R&D करके ये तय किया कि भाई पंडित जी इस विषय पे बात करेंगे, क्योंकि हॉट टॉपिक यही है कि भाई क्या होने वाला है, क्या होगा जब शनि जो है कुंभ से मीन राशि में जाएगा, क्या होगा जब मई में गुरु का जो संचार होगा, मतलब गुरु जो है वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाएगा, क्या होगा जब राहु जो है वो मीन राशि से कुंभ राशि में आएंगे। ये बहुत सारे प्रश्न हैं। और सीन भी आप देख रहे हैं, यूक्रेन का रशिया से वॉर, या हूती हमास इजराइल के साथ में भिड़े पड़े हैं। तो ऐसा लगता है कि कुछ भारी गड़बड़ है। और लगे लगे अभी डोनाल्ड ट्रंप, जो हम सोच रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया कि उन्हें डेनमार्क की जगह चाहिए, और चाहिए तो चाहिए, या तो आप इसे बेच दें या फिर ये अपने सैनिकों को बोलकर उस पर कब्जा कर लें। तो अब ये देखने की बात यह है कि नाटो संधि में आने वाला है ये डेनमार्क। यदि हम रशिया और यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन ने अप्लाई किया था नाटो के लिए, पर ना तो रशिया ना तो यूक्रेन दोनों ही नाटो के देश नहीं हैं। मगर मजे की बात यह है कि ग्रहों की विडंबना देखिए कि नाटो देश के सिरमौर ने नाटो के एक दूसरे देश पर कब्जा करने की धमकी दी है, धौंस दी है। और ये धौंस नहीं है, ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर जो देश हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, और ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि उन्हें डेनमार्क की वो जगह चाहिए। ये कहानी हम इसलिए बता रहे हैं, हालांकि ये न्यूज़ का कंटेंट है, मगर असल में ये दुनिया में होने वाली बड़ी घटनाओं का एक बड़ा एक सिलसिलेवार एक इम्प्लीमेंटेशन है, शायद इम्पैक्ट है ग्रहों के परिवर्तन का। तो इस पूरे कार्यक्रम को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम एक एक राशि, एक एक घटना, एक एक ग्रहों के परिवर्तन के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। विनू जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। अब प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं जी। साल के सबसे बड़े राशि परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले शनि, फिर बृहस्पति, फिर राहु, तीनों की तिकड़ी क्या कमाल करने वाली है। और साल जो है मंगल का है 2025। हाँ, तो ये चौकड़ी क्या कमाल करने वाली है? देखिए, साल 2025 मंगल का है, और एक क्यूरियोसिटी है सारी दुनिया में जो गदर फैला है, रिसेशन जी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे हिंदुस्तान हो, एक गजब का रिसेशन फैला है। और सबसे मजे की बात यह है कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी राष्ट्राध्यक्ष अपने आप को
अपनी अपनी परिस्थिति, अपने अपने देशों के परिस्थितियों को संभालने में असहाय नजर आ रहे हैं, जी। है ना। और जिन देशों में भी रोटी की भी मोहताजी है, वो देश भी रोटी छोड़ करके बुलेट परचेस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि कहीं दुनिया में जो उन्माद फैला है, एक्चुअली वो उन्माद बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ मीन्स किस टाइप का गड़बड़? हाँ, ग्रही गड़बड़ है। एक लंबा अनुभव मैंने अपने जी। जीवन में देखा ज्योतिष का। तो मैंने ये देखा कि जब जब राहु शनि के करीब आता है, तब तब दुनिया में मासेस के साथ में बड़ा गड़बड़ होती है। इस बार भी यही हो रहा है कि 29 मार्च को शनि जो है वो मीन राशि में प्रवेश कर रहे, वहां पहले राहु बैठे। हाँ। तो हम 2014 से देखें, 2014 और आज 2024, 10 साल ISIS के पंगे देखे आपने, सर काट करके लोगों ने सीरिया में तबाही की। जी। और आज अब 2024 देख रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि जो शनि ज्यों ज्यों राहु के करीब आ रहा है, और राहु ज्यों ज्यों शनि के करीब आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे लोगों में युद्धोन्माद पैदा हो रखा है ना। तो ये एक बड़ी बात है। अब आपने जो प्रश्न किया कि भाई ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है कि भाई शनि राशि परिवर्तन करता है शनि। करते हैं। 30 साल में 12 बार राशि परिवर्तन करता है, मगर मीन राशि का शनि जहां राहु पहले से बैठे हैं, ये राशि का परिवर्तन सैकड़ों साल में एक बार होता है। जी। हाँ, और इसी इसी बड़े राशि परिवर्तन की हम चर्चा करने वाले, बड़े राशि परिवर्तन की। आप भविष्य मालिका निकाल के देखें, आप नास्ट्रेडमस देखें, या आप हिंदुस्तान या दुनिया के जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स की बात करें, मुझे लगता है ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स आपको ये करते नजर आएंगे कि भाई जो ग्रहों की स्थितियाँ वो बहुत ज़्यादा उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी की संकेत कर रहे हैं। अलग अलग शास्त्र भी अलग अलग तरह की परेशानियों के संकेत कर रहे हैं, ये एक बात है। जी। तो जब शनि जो है कुंभ राशि से मीन राशि में जाएगा, तो एक बड़ी परेशानी आएगी कि भाई राहु के साथ में शनि होगा, ये एक गंभीर पितृदोष होता है। और पितृदोष क्या है? कहा किसी की मौत से उत्पन्न दोष जो है वो पितृदोष कहलाता है। जी। अकाल मृत्यु, तो अकाल मृत्यु कहाँ होगी? देशों में होगी। लो अभी 50,000 हमास के लोग मर गए, अभी इसके पहले हूती मर गए, यमन सीरिया के लोग, पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोग, इसके पहले कोरोना की तबाही देखी। जी। ये सब क्या है? ये धीरे धीरे जैसे जैसे शनि और राहु करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ऐसा लग रहा है जैसे अभी ऐसे शास्त्रों में लिखा कि शनि एक दंडाधिकारी है, और न्यायाधीश। हाँ, दंडाधिकारी। जी। अब न्यायाधीश नहीं बोलते, दंडाधिकारी, दंड दे जी। रहा है अभी। अच्छा। आज चर्चा दंड की है। जी। हाँ, दंड सर्वस्य भाजनम। तो दंडाधिकारी भी, हम लोगों ने जो भी गड़बड़ किया, हमने पेड़ काटे, तो जलवायु की क्लाइमेट चेंज हुआ। क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे हम लोगों के यहाँ राजनेता तो हैं, बड़ी गड़बड़ करते हैं, है ना। कहीं कूच कहीं कूच कहीं कुछ जस्टिफाई करते हैं, है ना। तो राजनीतिक ध्वंस मचा है। मतलब कुल मिलाकर के जिन जिन लोगों ने जहां जहां गड़बड़ कर रखी है, ये शनि राहु की युति उसे ठीक करेगी। तो पंडित जी 1 मिनट में रोकना चाहूंगी, जो आपने क्लाइमेट चेंज की बात कही, क्या उसका कारण भी शनि और राहु ही है? अरे ग्रह धातु से बना, ग्रह जिसका अर्थ होता है पकड़ लेने वाला। जी। तो आपकी मति में आ रहा है कि भाई ये पेड़ काट दो, यहाँ एक बेडरूम बना लेंगे। हाँ। तो किसी ग्रह ने आपको बोला ना भाई शुक्र की दशा हुई, तो आपने पेड़ कटा के और घर बना लिया। फिर एक समय आया कि साहब जो रूम तो अकेला अच्छा नहीं है पंडित जी, पीछे मैं सोचते हो कि छोटे छोटे 2 पेड़ है, उसको कटवा के बाथरूम बना लेते। जी। तो जो आपने किया, अब उसका दंड आना है ना। ये बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है ये अब तो। ये काम बहुत बड़े लेवल पे हो जी। रहा है। कैसा? आप उनको कोल ब्लॉक चाहिए, सो उन्होंने जंगल कटवा दिया। पहले छोटे से घर में लोग रह लेते थे, अब अब बड़े न्यूक्लियर बड़े घर फैमिली चाहिए हो अब। गई है आजकल। हाँ, सबको और 3 BHK 4 BHK चाहिए। विपत्तियां कहाँ आ रही हैं? अब देखिए विपत्तियां जी। कैसी आ रही हैं। बारिश समय पे नहीं हो रही है,
और कहीं अतिवृष्टि हो रही है, जी। कभी भी वृष्टि हो रही है, कभी भी सर्दी हो रही है, कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी गर्मी पड़ रही है। तो जहाँ गर्मी है अतिशय गर्मी, जहाँ बारिश है अतिशय बारिश, जहाँ बारिश नहीं है बिल्कुल बारिश नहीं। क्या ये है? ये प्राकृतिक आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा है। अभी आप देखिए भूकंप आ रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, ये प्राकृतिक आपदा है। अब दूसरी जो प्राकृतिक आपदा युद्ध भी है, ये भी प्राकृतिक आपदा है कि लोग मर रहे हैं। और इन प्राकृतिक आपदाओं में देखिए नेचर का मिजाज, सूरज खूब गर्म हो रहा है, बारिश खूब, ठंड खूब, तो इसका मतलब क्या है? लोगों में गुस्सा खूब। अब देखिए कुंभ है ना, जी। कुंभ में भी आपको अतिशय दिख रहा, अतिशय। हाँ, कुंभ को लोग जानते थे ज्ञान के लिए। जी। मेरी नजर में ये पहला कुंभ है जहां पर सिवाय प्रदर्शन के और कुछ नहीं रहा। मतलब बाजार, कुंभ भी बाजार का शिकार हो गया। एक भी बाबा की सत्संग वाली वीडियो नहीं आई। वो मोनालिसा की कंजी आंखें, वो एक पागल बाबा IIT और बाबा। IITN बाबा। कभी तो कहता है मेरे पिताजी अच्छे नहीं, कभी कहता है धर्म अच्छा नहीं, कभी कुछ। अब ये क्या है? सामाजिक सरोकारों से दूर एक पंडित जी, बाजारवाद। लोग भी तो यही मतलब सुनना मर्यादाएं चाहते हैं। एकदम टूट रही हैं। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, जी। मर्यादाएं टूट रही हैं। धर्म की एक नई व्याख्या लिख रहे हैं लोग, उन्माद को धर्म मानते हैं। आप समझ रहे हैं? अभी यही स्थिति अर्थव्यवस्था में भी है, यही स्थिति राजनीति में भी है, यही स्थिति चरित्र में भी है। जिन्हें हम पहले बुरा मानते थे अब वे आकर्षण हो गए। अब सच को कोई सुनना ही नहीं चाहते हैं सच नहीं सुनना चाहता, किसी भी सच फील्ड बोलने में। से लोग डरते हैं। तो आपके अंदर वीरता नहीं, पवित्रता नहीं, शुचिता नहीं, ये क्या है? ये एक तरह की परिस्थिति है जब आप नई व्यवस्था को जन्म देने के लिए तैयार हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं जी। कि जब आप बहुत गंदे हो जाते हो तो आपके अंदर से इच्छा होती है चलो यार अच्छे से स्नान करते हैं, जी। बहुत पसीना हो गया है ना, या छुट्टी का दिन हो। आप छुट्टी कर देने साहब, है ना। बस ऐसा ही होता है हाँ। कि जब प्रकृति में आप गंदगी फैलाते हो तो लगातार गंदगी फैलती है, फिर प्रकृति उसे पवित्र कर देती है। फिर वो विभीषिका चाहे कोरोना की हो चाहे युद्ध की हो। लोग कहते हैं पंडित जी आप युद्ध को ग्रही समाधान बताते हैं, मैं 100% ग्रही समाधान है। आप बताइए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो क्या बेहोशी में लड़ा गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या बेहोशी में लड़ा गया? क्या यूक्रेन पर रशिया का अटैक हवा में था? तो पंडित जी थर्ड वर्ल्ड वार भी होने वाला है। मेरा ख्याल ये हो क्या रहा है, ये थर्ड वर्ल्ड वार ही है। कोरोना अपने आप में थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है। जी। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। ये वॉर कैसे होता है? लोग मर रहे मासिस में, मृत्यु होती है। हाँ, बड़े लोग बड़ी भीषण पैमाने पे मृत्यु हो रही तो मर रहे लोग। हाँ, तो अब सवाल यही है कि ये क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि जो दंडाधिकारी है ना, वह राहु के साथ मिलकर दंड दे रहा है। समझने की बात ये है कि राहु जो है उस दंडाधिकारी का टूल हुआ करता था। जी। ठीक है, अब दंडाधिकारी उस टूल के साथ खड़ा है। क्या अब जो है राहु और शनि एक साथ है, बृहस्पति की राशि में खड़े हैं। जी। अब जो समय आ रहा है अब न्याय होगा, अब न्याय होगा। जी। या तो लोग समझेंगे या लोग नहीं समझेंगे। जो लोग नहीं समझेंगे उसे ये न्याय ठीक कर देगा। ये तय है जी। कि जो लोग भी अपनी मर्यादा का अतिक्रम करने वाले हैं ये 29 मार्च से मई 18 के बीच में सब शांत हो जाएंगे। इसलिए सवाल आपके मन में ढेर होगा पंडित जी होगा क्या? होगा क्या? क्योंकि भाई कुंभ राशि से मीन राशि में जब शनि जा रहा है तो होगा क्या? तो अलग अलग राशियों पे इसका असर बिगड़ेगा, मगर अलग अलग होगा। मगर जब हम नेचर की बात करते हैं काल पुरुष की, तो 12वें स्थान में गुरु के साथ में शनि होगा, दशमाधिपति 12वें स्थान में होगा। दशम स्थान राजा का, जी। राजा और रूटीन का स्वामी 12वें स्थान में, यानी 100% रिसेशन आएगा अर्थशास्त्र के नजरिए से।
राजनीति के नजरिए से दशमाधिपति 12वें स्थान में हो, हर राष्ट्र के मुखिया की क्रेडेंशियल्स दांव पे होगी। अब आते हैं व्यापार में, जी तो हर व्यापार के मुखिया की क्रेडेंशियल दांव पे होगी, यानी रिसेशन होगा। फिर आते हैं घर के अंदर, तो हर घर के मुखिया की क्रेडेंशियल दांव पे होगी, क्योंकि लोगों के पास व्यापार और रोजगार नहीं नौकरियां होगा। नहीं है। अब आपके मन में आ रहा होगा, महाराज क्या सारा संसार खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, खत्म नहीं होने वाला है। आपको जीने की कला सिखाएगा ये वक्त। ये 1.5 महीने। हाँ, जीने की कला सिखाएगा। ये जितने भी पाखंड है ना, सब पाखंड की कला ही खुलने वाली है। अब देखिएगा, हाँ, सारे पाखंड की कला ही खुलने वाली है। बड़े बड़े जो हम कहते थे, अभी एक जो निर्णय आया जिसके बारे में लोगों की समझ कुछ भी हो सकती है, पर मेरी समझ का नजरिया देखिए। जी जैसे आपने कहा कि अब आज से हम दूध लेना बंद करते हैं, है ना, अब शंकर जी में दूध नहीं चढ़ेगा, ठीक। अब हम पीपल में खिचड़ी नहीं चढ़ाएंगे, जी अब हम मंदिर में दिया नहीं जलाएंगे। ये सब तेल, खिचड़ी, घी, सबका बजट बंद। जब आप ये कहते हैं तो मुझे क्या समझना चाहिए? आपके घर में तकलीफ चल रही है क्या? अमेरिका ने सारे देशों के फंड्स बंद कर दिए। इसका मतलब समझ रहे हैं कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जी अगर अमेरिका की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और पूरी दुनिया अगर अमेरिकन इकोनॉमी से प्रभावित है, तो इसका मतलब है दुनिया की आर्थिक परंतु स्थिति दिखता तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली दिखता ऐसे नहीं। डोनाल्ड ट्रम्प को समझ में इतना तो आता होगा कि अमेरिका की इकोनॉमी कहाँ जा रही है। जिस पेंटागन से हम 1000 साल आगे की बात करते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि डेनमार्क पे ट्रम्प इतने एडमेंट क्यों हैं? जब जब ट्रम्प आते हैं वो डेनमार्क की बात करते हैं, जानते हैं? जी इसलिए क्योंकि डेनमार्क से रशिया की जो दूरी है वो बहुत थोड़ी है और वहाँ बर्फ जमी होती है। मतलब अगर कोई पैदल भी जाए तो अमेरिका से, यूरोप से सीधे रशिया पहुंच सकता है पैदल। जी तो इतना ज्योग्राफिकली डेनमार्क महत्वपूर्ण है। और मजे की बात यह है कि कौन जाने क्या होने वाला है, कि कौन जाने कि रशिया अमेरिका पे हमला कर दे। ऐसा हो सकता है। तो डेनमार्क पे हमला करेगा तो वो सीधे रशिया अमेरिका पर पहुंच जाएगा। जो रशिया अमेरिका पर हमला कर सकता है वो कहीं भी कर सकता है। आखिर यूक्रेन पर अमेरिकी हथियार ही तो चल रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये ज्योतिषीय ग्रहों की जो गणनाएं हैं, ये बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को पसीना निकाल रही है। ये बातें जो भी करें, मगर वजह बहुत साफ है, आर्थिक अव्यवस्था। अब आप बताइए, अमेरिका में सारे लोग जो भारतीय, जो दुनिया के लोग हैं, ये काम करने मजूर ही तो जा रहे हैं। जी अगर वो मजूरों को भी निकाल रहे हैं, इसका मतलब आपके समझ में आ रहा है कि वो धंधा नहीं है। अगर धंधा होता तो मजूरों की जरूरत पड़ती। इसका मतलब है कि वहां पे रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, रिसेक्शन बढ़ रहा है, और उसके लिए रोकने के लिए पेंटागन की स्कीम है, CIA की स्कीम है, ट्रम्प की स्कीम है कि सारे बाहरी लोगों को हटाओ, देश में लोगों को रोजगार दो, सारे फंड को बंद करो। कारण दशमाधिपति 12वें स्थान में, यानी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष की क्रेडेंशियल खतरे में है, दुनिया के सबसे बड़े सत्ताधारी की क्रेडेंशियल खतरे में है, और इसलिए ये सारी चीज हो रही। जी, इसका शेयर मार्केट पर भी कुछ प्रभाव होगा? अच्छा अमेरिकन खासा। इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम, अमेरिकन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। शेयर मार्केट इज अ पार्ट, MCX इज अ पार्ट। तो निश्चित तौर पे कि ये जो गुब्बारा हो, चाहे वो क्या बोलते हैं, वो क्रिप्टो करेंसी क्या थे, हैं, तो वो चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे वो डॉलर हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे डॉलर हो, चाहे येन हो, चाहे पाउंड हो, चाहे रुपया हो, सबको अपनी परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि तो रिसेशन है। जिसके पास जितने रिसोर्सेज होंगे वही सरवाइव करेगा। मतलब टेंशन बहुत है। हाँ, उपाय कुछ होगा? टेंशन तो है, परीक्षा है, परीक्षा है, टेंशन तो है, टेंशन तो सबको दिख रहा है। मतलब व्यक्तिगत रूप से पूरे देश की परीक्षा है, पूरे विश्व की परीक्षा है। हाँ, पूरी दुनिया राम राम क्यों कर रही है? कि राम के अलावा रास्ता ही नहीं है। राम राम तो एक बहाना है पंडित जी।
असल में वक्त को कटाना है जी। क्या समय बिताने के लिए करना करना है है कुछ कुछ काम, काम। क्योंकि ये जो दहशत खौफनाक चीजें जो जब हो कुछ रही नहीं हैं, मिलता तब लोग राम राम ही राम कहते राम हैं। करिए, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये जो लोगों में भय, जो मंदिरों में या जो मस्जिदों में जो भीड़ दिख रही है, असल में ये परेशान लोगों की है। लोग भगवान का भी यूज करते हैं। भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं। भगवान क्या इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? भगवान के अलावा कुछ रास्ता ही नहीं है। स एका द्वितीयो नास्ति। तो जब कुछ नहीं रहता तो ही तो ईश्वर है ना। तो अब वही है कि कुछ नहीं वाली स्थिति है, मतलब लोग भयभीत हैं। तो ऐसा ऐसे अलग अलग जो जितने भी ग्रंथ हैं उनमें सब ऐसी भविष्यवाणी हो रही है कि भाई इससे तबाही आने वाली है, तो ये आने वाला है, तो वो आएगा, तो भूकंप आएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। असल में ये बात सही है कि दुनिया में अभी आने वाला समय थोड़ा सा कठिन है। तो पंडित जी इस बीच कुछ उपाय होंगे, कुछ रास्ता होगा, लोगों को क्या करना चाहिए? मैं आपकी एक बात को ध्यान दे रही थी, जैसे आपने 30 साल में शनि का परिवर्तन बताया, तो नहीं, जैसे शनि जैसे का परिवर्तन 30 साल 30 साल, और राहु का परिवर्तन 18 साल। 18 साल। जब राहु और शनि हाँ एक साथ आएंगे हाँ। तो तो वो ये तो अभी रास्ते में थे, हाँ तो ऐसी आपदा दिख रही है, अब ये हाँ युति में आएंगे। हाँ, नहीं युति में आएंगे और फिर बाहर भी जाएंगे, हाँ, तभी भी ये मीन और कुंभ में ही होंगे, तो कितना बड़ा ब्लास्ट है होगा। ना। तो तभी भी 3 साल ये रहेंगे। 3 साल शनि मीन राशि में रहेंगे और 2.5 साल शनि मीन राशि में रहेंगे, 1.5 साल कुंभ राशि पे राहु रहने वाले हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक दिन के भीष का आई और चली गई। हाँ, ये अभी बहुत करीब करीब रहने वाले हैं, असर दिखाते रहेंगे। जैसे अपन भट्टी के बगल से चलते हैं ना, हाँ, तो स्मेल आती है ना कि अभी भट्टी है, तो ऐसा ही ये अभी स्मेल देते रहेंगे क्या मैं हमें हाँ। हमें। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी 1 घंटे में ठीक हो जाएगी, ना ना। अभी इसे देखिए कि मीन राशि में जब शनि प्रवेश करेंगे 2.5 वर्ष, तो 2.5 वर्ष तो आपको ये मजे से आनंद देंगे। हाँ, और इसलिए मेरी तो सलाह ये है, चाहे आप पंडित हो, चाहे आप राजनेता हो, आप अपनी क्रेडेंशियल्स का ध्यान रखें बस। यदि आपने क्रेडेंशियल खोई तो आपका काम बिगड़ा। जी। जी। पंडित जी, अब हम बात कर लेते हैं कि ये विश्व स्तर पर क्या प्रभाव देने वाले हैं, देखिए ये जो परिवर्तन है देखिए, तीनों ग्रह इतनी के। देर से तो हम वही चर्चा कर रहे थे कि चाहे भारत हो, फिर हम भारत पे भी आएंगे। चाहे हम्म, विश्व हो, हम्म, अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था। उसका असर पड़ेगा हम्म, कि भाई रिसेशन बहुत तेजी से आ रहा है, हम्म, एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ेगा, हम्म, है ना। सरहदों पर असर पड़ेगा, जी। कुछ की सरहद सिकुड़ेगी, कुछ की सरहद बढ़ेगी। लोगों की शांति में असर पड़ेगा कि भाई जो ग्लोबल पीस है वो खत्म होगा। जाहिर है कि इस समय जो इंडस्ट्री चल रही है वो इंडस्ट्री ज़्यादा तेज़ से चलने की कोशिश करेगी, तो कुछ इंडस्ट्री बहुत तेज करके भी हाफ जाएगी, तो वो भी एक दिखाई पड़ेगा। फिर जब रिसेशन हुआ तो मजदूर आंदोलन होंगे, माने जो सोशल पीस है वो भी कम होता नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के ग्लोबली हम देखें, चाहे पर्सनली देखें, चाहे लोकली देखें या रीजनली देखें या नेशनली देखें, हर जगह पर ऐसा लगता है कि शनि राहु का असर दिखेगा। मगर मैं आपको एक बात कहता हूं कि इसे आप बुरा मत माने, ये एक पूरे कल्चर का परिवर्तन करेगा और इंसान की सोच में परिवर्तन करेगा। तो ये एक प्रकार का मंथन है, तो कुछ अच्छा होने वाला भी होगा मेरे ख्याल से। हाँ, यही है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो लोगों ने बोला भाई लोग बहुत मर गए, अपन लोग अब आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। जी। और वो सीख कहाँ तक चली, अब देख हम्म, लीजिए 1939 और 40, हम्म, है ना। कोई 45 साल में ये सीख समाप्त। इसके पहले क्या हुआ कि जब 1911 से 1939-42, जी। तो आप समझिए कि पिछली बार जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ तो पहले वर्ल्ड वॉर से दूसरे वर्ल्ड वॉर का स्पेस कितना था कि 11 से 39, जी। 28 साल। दूसरे वर्ल्ड वॉर से तीसरे वर्ल्ड वॉर का स्पेस कितना है, कैसा 40-45 साल। हम 1939 से देखते हैं, ये 2024, तो 24 साल ये हो गए। और आगे देख लीजिए, तो कुल मिलाकर के हमारे पास में हम देखते हैं कि बहुत थोड़े से ऑप्शंस हैं, है ना। तो वैसे हम मानते हैं कि 50 सालों में करीब करीब हर देश की सरहद बदलती है, और मगर इस समय थोड़ा सा इसका ग्लोबल इम्पैक्ट ज़्यादा होगा जब शनि राहु आएंगे। जी। पंडित जी, लेकिन बृहस्पति का गोचर कुछ अच्छा कर सकता है।
हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि एक जो जो एक सर्वाइवल दिख रहा जी। है ना? वो ये हाँ। कि मिथुन राशि में बृहस्पति आ रहा है। जी। अब आप कहे पंडित जी शनि और बृहस्पति में अंतर क्या है? कि बृहस्पति जहाँ देखे उसे सुखी करे जी। और शनि जहाँ देखे उसे दुखी दुखी करे। करे। बृहस्पति जहाँ रहे उसे दुखी करे हुँ। और शनि जहाँ रहे उसे सुखी करे। है ना? तो हम देखते ये हैं कि मिथुन राशि का जो बृहस्पति हुँ। है ना? वो 5वीं दृष्टि तो मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, हुँ। तुला राशि को तुला। सुरक्षित करता है। 7वीं दृष्टि से धनु राशि को, 9वीं दृष्टि से ये कुंभ राशि को। तो ये 3 राशियाँ तो सुरक्षित होती नजर आ रही। हुँ। मगर मिथुन राशि वाले जातकों की जिंदगी में थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है। जी। तो ये बृहस्पति का ट्रांजिट होगा। हुँ। आपका एक प्रश्न है हुँ। कि महाराज ग्लोबली बृहस्पति के ट्रांजिट का मैं क्या नेक्स्ट असर उसी में आएगा? आने वाली थी। हाँ। मैं समझ गया था हाँ। बात को कि जो आपका कहना है कि आपने इतनी हाँ। सारी बुराई बता दी कि सब शनि राहु राहु शनि बताया, राहु। शनि बताया, तो डर बृहस्पति तो पैदा हो कुछ रहा है। अच्छा कर सकते डर हैं। पैदा हो रहा है मगर ऐसा लगता है कि इस डर के बाहर भी कोई चीज है, हुँ। कोई अच्छी भी चीज होने वाली है। हाँ, हुँ। अच्छी चीज ये है कि बृहस्पति का ट्रांजिट 14 मई को है। हुँ। मतलब शनि और राहु के बीच में बृहस्पति का ट्रांजिट है। मतलब ये बता रहा है कि दुनिया में चाहे कैसी परिस्थितियां आए हुँ। पर दुनिया सरवाइव करेगी हुँ। और मैं उसकी रक्षा करूंगा। है ना? तो बृहस्पति की जो इस समय बृहस्पति के जो रोल है वो ये है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये मैं भगवान की तरह आकर के संसार की रक्षा करूंगा। जी। उसने कहा क्यों? क्योंकि फिर ये काल पुरुष के भाग्य और 12वें स्थान का स्वामी है। जी। और ये जा कहाँ रहा है? कहा है तीसरे स्थान में, काल पुरुष के तीसरे स्थान में हुँ। और असल में मिथुन राशि में जा रहा है। जी। ना समझ आ गया? हुँ। तो अब एक बात और भी है कि अभी तक वो शत्रु क्षेत्री था, आगे भी शत्रु क्षेत्री होना है। हम्म। हुँ। भाई शुक्र की राशि में बृहस्पति बैठा शत्रु क्षेत्री था, जी। फिर बुध की राशि में जाएगा वहां भी शत्रु क्षेत्री। लेकिन बृहस्पति कर्म भाव में आएँगे, हाँ। तो कर्म करवाएँगे? बृहस्पति कर्म भाव में कैसे आएंगे? मेष राशि से बृहस्पति चतुर्थ जो तृतीय भाव। भाग्येश और द्वादशीश है वो हुँ। तीसरे स्थान में आएंगे तो वो एक्चुअली पराक्रम का भाव है। पराक्रम। जी। पराक्रम हुँ। बढ़ाएंगे, आपके आध्यात्मिकता को बढ़ाएंगे, आपका हुँ। आत्मबल बढ़ाएंगे, आपके अंदर पुरुषार्थ बढ़ाएंगे, जी। आपके अंदर हमें जीने की लालसा बढ़ाएंगे। हाँ, यही तो अच्छी बात हुँ। है ना? अभी बृहस्पति की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 7वें स्थान में, भाग्य स्थान में और 12वें स्थान 12वें में। स्थान में। इसका मतलब ये हुआ कि जो 7वां स्थान है एसोसिएशन है, लोगों के रिलेशन फिर भी बृहस्पति के ट्रांजिट के बाद बचेंगे, जो अच्छे डिस्टर्ब हो रहे थे। रहेंगे। अच्छी बात है। हाँ। लोगों की एकाग्रता, धार्मिकता या ईश्वर के प्रति विश्वास हुँ। बढ़ेगा जी। और यही 12वें स्थान में बैठा सब कुछ के बाद में भी लोग सुकून से 2 पल सो पाएंगे। ये बृहस्पति का कमिटमेंट है। हुँ। हाँ, कि मैं इतने स्थानों में आपको सुखी करने वाला हूँ कि आपको शांति से सुला दूंगा, जी। आपके जीवन में भगवान का नाम नहीं भूलने दूंगा और आपके रिश्तों को खराब नहीं होने दूंगा। तो जो आंतरिक रिश्ते हैं जो अभी तक बिगड़े हुए थे, हुँ। वे जैसे ही बृहस्पति आएगा हुँ। वैसे ही 2 लोगों के बीच का रिश्ता बेहतर होगा, 2 देशों के बीच का तो रिश्ता ये बेहतर बहुत होगा। अच्छी बात ये सबके बीच में आई है जी, जी, कि बहुत 2 अच्छी लोगों बात। के बीच में रिश्ता अच्छी होगा, जी, चाहे जी, 2 जी। देश हो गए, जी, जी। चाहे कंपेनियन हो गए। जी, 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 जी। जी। पंडित जी, अभी हमने बहुत सारी बातें की, राहु के बारे में बातें की, शनि के बारे में बातें की, बृहस्पति के बारे में की। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा या चल रहा है? देखिए, अगर हम विश्व स्तर पर अभी देखें, हुँ। तो बहुतायत में अभी देश युद्ध में शामिल नहीं हैं, कुछ अच्छा। गिने-चुने देशों को छोड़ कर के। हुँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो चल रहा है वो इसे लोग विश्व युद्ध की तरह मान रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये युद्ध एक्सपेंड हो सकता है। अभी मीन राशि में शनि जाएगा हुँ। और कुंभ राशि में राहु आएगा। राहु है। तो इस समय जो है ये मतलब आने वाले 2025-26 में आप इस युद्ध को एक्सपेंड होता देख सकते हैं। हुँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हुँ। मतलब इसे अभी विश्व युद्ध कह देना पूरे बड़े विस्तार से या व्यापक दृष्टि से ठीक नहीं है। हाँ, ये पार्शियल विश्व युद्ध हो रहा है, आंशिक रूप से तो युद्ध चल रहा है, पर बहुतायत से इसे विश्व युद्ध की संज्ञा दे देना ऐसे बोल वचन लगा दें कि भाई जुमला टाइप का कि विश्व युद्ध जैसा ही है, जी। बट अभी विश्व युद्ध नहीं है, अभी विश्व युद्ध होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हुँ। होगा। ये आप 2025-26 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हुँ। जी।
और ये जो परिवर्तन है, ये आम जनजीवन को किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं? आम जीवन जैसे मैं हूँ, आप हाँ, हैं, हाँ, हाँ। नहीं तो जनसंख्या है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्रह्मांड है वो पिंडों से बनता यत् पिंडे तद् ब्रह्मांडे। है ना? हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड में अगर परिवर्तन आ रहा है तो पिंडों पर असर आएगा ही, हुँ, 100% आएगा। हुँ, ऐसी स्थिति में आप मान सकते हैं कि जो आपका जो पिंडों में भी वही असर आएगा। हाँ, क्योंकि शनि राहु की उपस्थिति विराट में तो अपने देह के अंदर भी है। जी। तो शनि दशमाधिपति होकर 12वें स्थान में गया, हुँ, मतलब अपने अंदर में क्रूरता बढ़ रही हुँ, है ना? जी। दशम स्थान किसका है? आत्मा का। आत्मा का, पिता दशम का। स्थान अपने अंदर आत्मिक न्याय का, हुँ, अपने अंदर विवेक का, हुँ, और 12वां स्थान हानि का। हानि का। मतलब अपने अंदर में भी क्रूरता आएगी, अपने अंदर में भी अधीरता आएगी, जी। अपने अंदर भी इम्पेशंस आएगा, हुँ, अपने अंदर भी अभाव आएगा। जी। अपन भी बहुत ज्यादा सेल्फिश होकर सोचेंगे। आप क्या देख रहे हैं? हमने कहा हम बांग्लादेशी को भगाएंगे, हुँ, बांग्लादेशी ने कहा हम हिंदू को भगाएंगे, हुँ, अमेरिकन कहा हम सबको भगाएंगे। क्या हो रहा है? हर देश में करीब करीब एक जैसा नैरेटिव सेट हो रखा है, हर देश में। और हर देश का राष्ट्राध्यक्ष करीब करीब एक तरह की सोच में है। आप अमेरिका से भारत तक की देख लीजिए। जी। सब धर्म की बात कर रहे हैं, हुँ, सब, अमेरिका से लेकर के भारत तक, और सब राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हुँ, सब युद्ध की बात करते हैं, सब गुस्से में दिखाई पड़ते हैं, और सब बड़े प्यार से मूल मुद्दे से अपनी प्रजा को भटका रहे हैं। तो प्रजा के बीच में क्या होने वाला है? प्रजा तो सदा से ये असुरक्षित थी। ये तो आपने सही कहा। प्रजा की सोच कौन रहा है? सही बात। कौन सोच रहा है? एक भी आदमी जो बांग्लादेश में किसी हिंदू को मार रहा है, हुँ, क्या उसको ये समझ में आया कि हिंदुस्तान में भी मुसलमान रहते हैं? जी, वो तो वहां की राजनीति सेट है ना। जी। यहाँ के लोग मरे जी, उससे क्या फर्क पड़ता है? हुँ, इसका मतलब ये कि जो लोग हैं, वो यही तो बोला, क्रूरता बढ़ रही है ना, जी। दूरदृष्टि खत्म हो रही है, हुँ, विवेक शून्य हो रहा है, आदमी बहुत ज्यादा सेल्फिश हो रहा है, सेल्फ सेंटर्ड हो रहा है। तो ये ब्रह्मांड और पिंड में एक जैसी परिस्थितियां, मतलब हम अपने अंदर भी प्रलय को देख रहे हैं। प्रलय मतलब व्हाट? घर-घर में झगड़े होंगे, ऐसा हो सकता है? हाँ, मतलब शांति नहीं है, मर्यादाएं नहीं है, हुँ, मर्यादाएं टूट रही हैं। जी, हम्म, आप मैं आज भी कुंभ की बात करते हैं। आप कुंभ जी। में बताइए, 4 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं बताइए। पूरी मीडिया ने केवल 4 फोटो दिखाई। मोनालिसा, हाँ, वो आईआईटीएन बाबा। बाबा। हाँ, मतलब सोचिए, जिस जिस कुंभ में करोड़ों साधु आए होंगे, एक से एक साधु आए होंगे, हुँ, कल्पवास कर रहे होंगे, इसका मतलब क्या हुआ? कि मर्यादा खत्म हो गई। लोगों के अंदर में रील और रील इतना आ गया है कि सत्य खत्म हो गया है, रियल खत्म हो गया, अब रील ही रील रह रेल गया। आ गए। हाँ, मैंने पढ़ा था कि कुंभ और महाकुंभ का आयोजन क्यों किया जाता है। उसमें ऐसा था कि सब देश मतलब भारत के कोने-कोने से लोग आते थे, अपना न- सनातन, अपना ये सब कल्चर हाँ, बताते थे एक-दूसरे को, उनका वो समझते थे, हम अपना बताते, वो अपना ये बताते थे। एक ये तरह का, कम्युनिकेशन था। हाँ, कम्युनिकेशन था। हाँ, धार्मिक धार्मिक एकाग्रता थी, हाँ, एक रूपता थी, जी। कि भाई सिख संत भी आ रहे हैं, कबीर 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 पंथ के मानने वाले आ रहे हैं, राधा स्वामी को मानने वाले आ रहे हुँ, हैं, साकार को मानने वाले, निराकार को मानने वाले आ रहे हैं, हुँ, सब आ रहे हैं, और हुँ, सब बड़े प्रेम से भगवान का ध्यान कर रहे हैं। हाँ, मकर राशि में जब सूर्य हो और बढ़िया 12 साल, जब सिंह बृहस्पति जो वृषभ राशि का हुँ, हो, तब फिर ये सिंह महाकुंभ होता है। हुँ, और ऐसी स्थिति में सब लोग बैठ करके सत्संग करते, लोगों हुँ, का भला करते, एक दूसरे को ज्ञान का आदान प्रदान करते। ये कुंभ का धारणा है। असल में कुंभ की एक कहानी है जी। कि जब समुद्र मंथन हुआ, हुँ, तो समुद्र को लेकर के समुद्र मंथन जब हुआ, तो अमृत कलश को लेकर के धन्वंतरी हुँ, प्रकट हुए। तो देवता दानव दौड़ पड़े, क्यों? सबको अमर होना चाह। सबका मालूम है। तो 12 वर्ष तक ये भागदौड़ चली। जी।
और 12 वर्ष तक लगातार ये कुंभ जो है है ना, ये कुंभ से अमृत छलका। हाँ, देवासुर संग्राम में जी। अमृत छलका, और इसी कारण ये जहाँ जहाँ अमृत छलका 4 स्थानों, उस स्थानों पे कुंभ और मनाया गया, ये महाकुंभ। जी। ये एक्चुअली महायुद्ध का प्रमाण है। जी। अमृत अमर होने की अमर होने की अतिशय महत्वाकांक्षा में देवता और दानवों ने अमृत के लिए संघर्ष किया, और ये संघर्ष 12 वर्ष चला है, इसलिए महाकुंभ मनाया जाता है 12 वर्ष के बाद। जी। तो ये ऐसी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि ब्रह्मांड और पिंड में एक जैसा फर्क आपको दिखाई पड़ेगा। तो त्रिपाठी जी, आपके अनुसार ये महाकुंभ होना कैसे चाहिए था? देखो कैसा भाई, होना चाहिए आइडियल? देखो भाई, आप जब वास्तविकता की बात करते हैं जी। तो आप ठेठ की बात करते हैं, और जब आप ठेठ नहीं होते तो आप वास्तविक होते हैं। इसको थोड़ा सरल शब्दों में समझाइए। अभी आप देखिए अपने कि हिसाब से कैसा देखना चाहते हैं कि महाकुंभ कैसा होना चाहिए जो नहीं नहीं सबके नहीं, लिए महाकुंभ कैसे होना चाहिए? साधु कैसे होते हैं? सरल सीधे? बस, साधु फक्कड़ मौज में होते हैं, सारी दुनिया से धुक्कड़ी देखने को आती है उनकी। जी। हाँ? तो साधु देख कौन रहा था यहाँ? यही तो हमारा तर्क है कि साधु देख कौन रहा था, साधु से बात कौन कर रहा था, साधुओं की सेवा किसने की? कुछ नहीं। वो मोनालिसा की आंखें, मोनालिसा की आंखें, बस। मोनालिसा डांस कर रही थी, बाबा डांस कर रहा था, बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने वो कहा, बाबा ने वो कहा। अब वो जबरिया बेचारे बाबा को ध्वस्त करे, वो मोनालिसा भी भाग गई, बाबा को भगा दिया। वो एक और सन्यासिनी बनी, एक और सन्यासिनी बनी। देखिए वहां कितने तो महामंडलेश्वर होंगे, पर चर्चा बिल्कुल नहीं। ये तीन एक कोई हीरोइन थी जिसे महामंडलेश्वर बनाया, उसका बवाल काटा। वो बाबा ITN उसका बवाल काटा, वो मोनालिसा उसका बवाल काटा। कौन सा? पूरे कुंभ 12 वर्ष के कुंभ में लाखों तपस्वियों के तप का सार 4। ये क्या है? ये कुंभ है। हाँ, मैंने एक और उसमें न्यूज में देखा कि वहाँ गीता जैसी बुक्स, एक बुक स्टॉल जला दिया गया। हाँ? उसमें गीता की बुक थी, महाभारत था, कबीर की पुस्तकें, एक नहीं धार्मिक वो धर्म एक ग्रंथ बुक पुस्तकें स्टॉल थी। जलाया, वो एक है। देखिए एजेंडा तो सबका ही है ना। हाँ, एजेंडा सबका है ना। तो ये एजेंडे वाली बात है ना। क्या जलाया, क्या रहा, पर दुख इस बात का मतलब है मैंने कि बुक्स जलाई, मैंने ये देखा न्यूज में, तो मैंने सोचा आपसे पूछा जाए। हाँ, ये एजेंडे की बात है। जी। वहां जो हो रहा है वो देखने की चीज है कि वो देसी ठेठ नहीं है। अब वो महाकुंभ का जो टेस्ट है, अब वो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा, आपके वो रील दिख रहा। हाँ, महाकुंभ अगर गूगल में टाइप करते हैं या यूट्यूब में टाइप करते हैं तो तो मोनालिसा सिर्फ दिखती है। मोनालिसा, IITN बाबा, बस। वो एक्ट्रेस, बस और जो एक्चुअल में जो साधु संत हैं जो दूर दूर उन्होंने से तप वाकई किया, तप जो किया है, कल्पवास कर हाँ, रहे हैं, उनको जो नहीं दिखाया गया है। लोक हित में संसार त्याग के बैठे हैं, जी। उनके चरित्र की चर्चा नहीं होती। चर्चा मोनालिसा की आंखें होती है। अब सवाल ये है कि मोनालिसा तो फिर भाई जहां रहती है वही उसकी आंखें देख लो, उसके लिए कुंभ जाने की क्या जरूरत है? अगर हीरोइनों की फोटो देखनी है तो मुंबई चले जाओ, मद्रास चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, वहां तो हीरोइनों का महाकुंभ है। अब सवाल ये, उसके लिए मकर राशि में सूर्य आवे और वृषभ राशि में बृहस्पति आवे, माघ का महीना हो, लोग कड़कड़ाती ठंड में जाए मरते गिरते, ये तो समझ में नहीं आता ना। ये तो अजीब सा पाखंड है, ये तो अजीब सा ही पाखंड है। साधु संत बेचारे लटके पड़े हुए, कोई उन्हें देखता नहीं, कोई उनसे चर्चा नहीं करता, ये तो बड़ी अजीब बात है ना। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज ये कि तीव्र संकट काल है, हर व्यक्ति के जीवन में संकट आ रखा है, और यही साधु साधना से अपने संकट को टाल सकने का सामर्थ्य रखते हैं, वहां आप मोनालिसा के पीछे पड़े हैं। तो ये तो अजीब सी बात है ना। मतलब आप सोचिए कि संकट काल में भी आपकी मति ठीक नहीं, कुंभ में एक समाधान है, पर किसी को भी मोनालिसा की चिंता थी, तो ये तो प्रॉब्लम है। तो ये पाखंड है।
जो मुझे समझ में नहीं आता है। मेरा फिर से प्रश्न वही है कि आपके हिसाब से महाकुंभ कैसा होना ठेठ चाहिए? होना चाहिए भाई, साधुओं की सधुकड़ी होती है, नदी का किनारा होता है, लोग कल्पवास करते हैं, नदी का स्नान करते हैं, जी। साधुओं का संग करते हैं, सूखी रोटी भोजन करते हैं, है ना। जी। अपने जीवन में आहार का संयम रखते हैं, व्यवहार का संयम रखते हैं, विचार का संयम रखते हैं, है ना। तो इस तरह से हम कल्पवास करते हैं, अपने पापों का निरसन करते हैं। ये हमारे कुंभ का विषय है। हमारे यहाँ अमृत छल का तो हम अमर होने की चेष्टा करते हैं, या अपनी आदि व्याधि की चिंता करते हैं। हम वहां क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बैनर की, फोटोग्राफी। हम बात कर रहे हैं लाइटों की, जी। कुछ नहीं। वहां मूल जो है वो खत्म है। तो ये चिंता का विषय, और ये ऐसा होना था क्योंकि मर्यादाएं टूट रही हैं। एक नई तरह की मर्यादा है। अब ये मोनालिसा कुंभ आएगा, देखना। तो ये इसमें मोनालिसा कुंभ, ये ITN वाला बाबा, इन लोगों का भी अब कुंभ आएगा, क्योंकि समझ में आ गया कि यही लोग दर्शनीय हैं, यही लोग दर्शनीय हैं। हाँ, तो अब बाबा लोग सब बैठेंगे, वो अब काहे घर तो ठंडी में आकर के एक टांग में खड़े हैं, जाप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, नदी का सेवन कर रहे हैं, क्या करें? ये कुंभ की जो मर्यादा घटी ना, ये तकलीफ है। व्यावसायिकता ने एकदम ओवरलैप कर दिया। जो मूल सुगंध थी कुंभ की, वो व्यावसायिकता ने ले लिया। तो एक छोटी सी परेशानी है। ऐसा हर जगह पर दिखाई पड़ रहा है, मंदिरों में भी, मस्जिदों में भी, व्यवहार में भी, धर्म में भी, व्यक्ति के जीवन में भी, राजनीति में एक तरह का पाखंडवाद सा इकट्ठा हो रखा है। और ये कलई खत्म होगी। व्हाट आई मीन टू से, कि ये जो समय है ना, ये संक्रमण काल है, और लोगों को ये समझ में आएगा कि अल्टीमेटली ये पाखंड है, इससे दूर जाना चाहिए, बस। अच्छा, लोगों को समझ में आएगा। आपने पूछा कि इसकी अच्छाई क्या है? हाँ। इसकी अच्छाई ये है जी। कि जब कलई वाला जो बर्तन है आग में बैठ जाता है ना, तो कलई खत्म हो जाती है, फिर वो काला पड़ जाता है। जी। हाँ, फिर उसको आप ओरिजिनल रूप में देख पाते हैं। तो ये जो समाज है वो अब ओरिजिनल रूप में आने वाला है। तो आप आम जनजीवन को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये परिवर्तन को अच्छा बनाए रखने के लिए उनको क्या क्या अच्छा करना चाहिए? सहज रहिए बस। जी। हाँ, सहज रहिए। जी। मेरी तो लोगों से एक ही प्रार्थना है, क्या सूरज पाखंडी हुआ, कि पंछी पाखंडी हुए, कि हवाएं पाखंडी हुई, प्रकृति तो अपना काम कि कर ही रिश्ते रही है। पाखंडी हुए, कि धरती पाखंडी हुई, कि नदियां पाखंडी हुई, कि समुद्र पाखंडी हुए। 84 लाख योनियों में 83,99,999 जो प्राणी हैं वे सब सहज हैं, सिवाय मनुष्य को छोड़ करके। इसे भी सहज होना पड़ेगा ना जी। अब देखिए, हम दूसरे का धन छीन रहे हैं और अपने धनी होने का गर्व कर रहे हैं। ये कोई बड़ा विषय तो, ये अच्छी बात थोड़ी है। ज्ञान को छोड़कर अज्ञान की प्रवंचना करते हैं। देखिए, हमें गीता पढ़ानी चाहिए, तो हम क्या पढ़ा रहे हैं? बेलपत्र को शंकर जी में चिपका दो, पास हो जाएगा। हरी चटनी खा लो, गर्भाधान हो जाएगा। काला पर्स ले लो, पैसा आ जाएगा। क्या है? हम समोसे से, चटनी से, डोसे से भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। तो हमको गीता भागवत की जरूरत ही नहीं है। हम तो इन्हीं लोगों की जरूरत है। ये बाबा आकर के हमको एक ठो ग्रंथ का निर्माण कर दे, गीता क्या जरूरत है? नहीं है जरूरत। गीता की, भागवत की, उसी पुराण के नाम पे एक नई कथा आती है, श्रीमद् भागवत के नाम पे एक नई कथा आती है, गीता के नाम पे एक नई कथा आती है। ये क्या है? ये मर्यादाओं का अतिक्रम है। अच्छा, मजे की बात ये 4 शंकराचार्य देख रहे हैं इस चीज को, कि ज्योतिष के नाम पर बाबा कहता है कि मोबाइल नंबर बदल दो, ज्योतिष ठीक हो जाएगा। ये सनातन में हो रहा है। कॉन्फ्लिक्स करो, जगदीर बदल जाएगी। ये 4 शंकराचार्य देख रहे हैं। मेरा ख्याल है 64 शंकराचार्य होंगे इस देश में, जिनका काम है धर्म की मर्यादाओं को बना के रखना। एक शब्द एक आदमी नहीं बोल रहा। काहे? ये सब धार्मिक है। ये सब धार्मिक है। हाँ, किसी के नाम के आगे बंसल लगाया, किसी के नाम से जैन लगाया, किसी के नाम से कोहली लगाया, तो सब धार्मिक है। भयंकर परवाह है इनको मंदिर की, मगर बिल्कुल परवाह नहीं है धर्म की। शून्य परवाह है मर्यादा की। मर्यादाओं का अतिक्रम हो जाए, सब चलेगा। एक प्रश्न मेरे मन में आया है, महाकुंभ में जो एक्चुअल में जो वास्तविकता में साधु सन्यासी जो साधना करने गए थे,
उनके साथ बहुत सारे लोगों ने मार कुटाई की, ऐसा क्यों? अच्छा, मतलब साधुओं ने हाँ, डंडा मारा? हाँ, मारा। आपको कैसे पता चला? न्यूज़ में देखा, रील यू बनाते देखा? तो रील्स उन्हीं बनाते उन्हीं देखा। की कुटाई हुई जो रील बना रहे थे, यही तो मेरा कहना है हाँ, कि जो साधु वहां तप कर रहे थे, जी, ये रील बनाने वालों ने उनकी तप को भी भंग किया ना। जो वहां धार्मिक अनुष्ठान चल रहे थे, ये रील बनाने वालों ने उन धार्मिक अनुष्ठानों को भी भंग किया ना। जी। उस कुंभ की पवित्रता, शुचिता को भंग किया ना। मूल कुंभ की आस्था को भंग किया ना। हुँ, मतलब आप सोचिए कि कुंभ की सहजता को जो कुंभ जिस सहजता के लिए जाना जाता था, इस बार दुनिया में वो अपने पाखंड के लिए जाना जाएगा कि जबरदस्ती रील बनाने वाले साहब आप बोलो, बोले साहब बोलो, साहब बोलो। और कितनी अभद्रता, कितनी अश्लील, कितनी बुरी बातें वहां सुनी आपने, है ना। तो जी, ये कुल मिलाकर के जो मेरा मानना ये है कि जी, जो वहां हो रहा था, मैं उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं। और ये सारा का सारा क्या है कि जब शनि राहु से आक्रांत होता है, जब हुँ, कभी भी शनि राहु से आक्रांत होता है, जब भी, है ना, तो इस तरह की चीजें आती है। हुँ, मतलब शनि माना डिसिप्लिन, यम नियम संयम, ये सब शनि से देखा जाता है। राहु माने मर्यादा का अतिक्रम, डिसिप्लिन। हुँ, तो जब कभी भी शनि राहु के आसपास में आए या राहु शनि के आसपास में आए, हुँ, तो इस तरह से मर्यादा का अतिक्रम दिखता है। और ये जो विपरीतता यहाँ विपत्तियां आ रही हैं, वो इसी के कारण आ रही है। और जो बृहस्पति का जो ट्रांजिट होगा, वो लोगों में जीने की कला या जिजीविषा या फिर जीने का रास्ता बताएगा। जी, इसका मतलब ये है कि जब बृहस्पति मीन राशि से बृहस्पति वृषभ राशि से मिथुन राशि में आएगा, तो काल पुरुष के वो तीसरे स्थान में जाएगा जो भाग्येश होकर के बैठा है। तो जी, इसी स्थिति में ऐसा लगता है कि वास्तव में ये जो एक बोलते हैं कि कली का जन्म होगा क्या, कल्कि। कल्कि का जन्म जी, होगा क्या। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा अवतारी पुरुष जो है वो जन्म लेगा, जो धरती के पुण्य को बढ़ाएगा और पाप को कम करेगा। ये तो तय है। हाँ, मेरा अगला प्रश्न उसी में से ही आने वाला था। ये हाँ, जो कि लोग कल्कि अवतार की बात कर रहे हाँ, हैं। कल हाँ, की क्या अवतार की, देखिए हुँ। मैं एकदम भगवान का तो प्राकट्य और होता मैंने है। ये भी सुना था वो आईआईटीएन बाबा से कि मैं ही कल्कि अवतार हूँ। नहीं, कल के अवतार तो फिर हमारे साहब भी हैं ना। तो सब सब कल के अवतार हैं। यहाँ जितने 155 करोड़ है, सब कल के अवतार है। हुँ, सर्वं खलु इदं ब्रह्म, जब परमात्मा जी। सब में है, तो हुँ, फिर सभी में ही है। हुँ, ऐसा अपन कह सकते हैं कि वही वह उसमें भी है, तुम में भी है, मुझ में भी है। जी, तो सभी भगवान का ही अवतार तो है, हुँ, भगवान का स्वरूप ही तो है। जी, भगवान कहाँ नहीं है? तो इसलिए हम किसी में हैं या किसी में नहीं है, ऐसा हम विचार नहीं करेंगे। जी, मगर यस, हम ये एक बात ज़रूर विचार करना चाहेंगे कि जो मिथुन राशि का जो बृहस्पति है, हुँ, वो लोगों में जीने की आस पैदा करेगा। ये एक अच्छी बात है। हुँ, और कुछ अच्छी हैपनिंग्स होंगे। देखो, जब भगवान का प्राकट्य होता है, तो भगवान ने अपने प्राकट्य के लिए खुद ही लिखा ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मगर इतनी देर से अगर आप बात कर रहे हैं हुँ, कि नाटो का जो सबसे सुप्रीम पावर है डेनमार्क पर कब्जा करना चाहता है, हुँ, जबरिया जी, बाह्यकर ग्रुप, ये वो देश है जो यूक्रेन पर रशिया के हमले को बुरा समझ कहता है। पर ये वो देश है जो चीन का ताइवान पे हमले को इलीगल ठहराता है। मगर ये वो देश है जो डेनमार्क पर कब्जा करना चाहता है। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि मर्यादा है कहाँ, कानून है कहाँ, जिसकी लाठी उसका भैंस। तो जी, कहीं इस तरह की जो मर्यादाओं का अतिक्रमण है, हुँ। यहाँ पे कोई ऐसा जरूर होगा जो संसार को सुख देगा, खुशी देगा, आनंद देगा। तो इस तरह भी एक खुशी का पल आपको दिखाई मतलब पड़ेगा। थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आएगी, ये विपरीत हाँ, परिस्थितियों में। संसार कभी नहीं मरता विनू जी, संसार हुँ, कभी खत्म नहीं होता। हाँ, संसार में बीज रूप में परात्पर ब्रह्म स्वयं विराजते हैं। हुँ, इसलिए ऐसा ये कहना कि एकदम संसार खत्म हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा, कोई नहीं रहेगा, ऐसा तो कभी होगा नहीं। जी, हाँ, भगवान बीज रूप में तो संसार को चलाए रखेंगे। हुँ, हाँ, बहुतायत में चीजें बिगड़ सकती हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। जी। जी। एक और मेरा सवाल है, जो भारत का लग्न है, वो है वृषभ, राशि है कर्क। हाँ, तो ये जो परिवर्तन है, वो कर्क भारत राशि के वालों लिए के लिए। कैसा रहेगा? कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? वृषभ लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा? भारत देश के लिए कैसा रहेगा?
आप तो नहीं है ना भारत माता, मेरा लग्न है वृषभ। है ना? और राशि आपकी? मिथुन। तो भाई ठीक है, मिथुन मिथुन राशि में तो बल्ले बल्ले है। हम्म, पर ठीक है, आपने कर्क राशि की बात की कि भाई कर्क राशि में जब मिथुन राशि में बृहस्पति पहुंचेगा तो 12वां होगा, हम्म, और मिथुन सप्तमेश और दशमेश होकर के 12वां होगा। हम्म, वैसे हमारे पड़ोसियों से रिलेशन खराब होने वाले हैं। लंका से लंका लग गई, नेपाल, तिब्बत, चाइना, पाकिस्तान, बर्मा, वो कौन सा एक द्वीप है ना, लक्षद्वीप क्या द्वीप, सभी तो सभी से तो हमारे रिलेशन खराब होने हैं, ये और खराब होंगे। हम्म, मतलब सरहदों पे थोड़ा सा तनाव की स्थिति रहेगी बृहस्पति के ट्रांजिट से। अब आते हैं शनि का ट्रांजिट। जी। कायदे से मुझे शनि से शुरू करना चाहिए क्योंकि मार्च 29 में पहले शनि आएंगे। नहीं, लेकिन अच्छी खबरें आप पहले बता दी, ये भी अच्छी बात है। ये अच्छी का है, देश के चारों तरफ के जितने भी वो तो मंथन है ना, उससे कुछ अमृत तो निकलेगा अब। अमृत क्या निकलेगा, देश के राजा की विश्वसनीयता खतरे में आएगी, क्योंकि फिर दशमाधिपति भी है कि जो राजा दावे करते हैं कि हमारा इससे अच्छा, हमने इससे, कोई अच्छा नहीं है, सारे रिश्ते खराब होने वाले हैं। ये जी। यानी हमारी डिप्लोमेटिक फेलियर्स दिखाई पड़ेगी। ये जो फॉरेन जो हमारी पॉलिसी है जी। उसमें आपको गड़बड़ दिखाई पड़ेगी। पूरे के पूरे जितने भी किनारे वाले हैं आसपास के लोग, ये आपस में हमसे नाराज हो जाएंगे, और कभी ऐसा 13 महीनों के आसपास तक का समय रहेगा। हम्म, हम बड़े ग्रहों की बात कर रहे हैं, 3 ग्रह, जी। शनि, राहु और बृहस्पति। बृहस्पति। शनि की बात करना जरूरी है हम्म, क्योंकि शनि जो है वो कुंभ से मीन राशि में जाएंगे, हम्म, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के चांसेस बढ़ेंगे। और उसकी मजबूरी भी है। अमेरिका जिस तरह से सैंक्शन लगाने वाला है, हम्म, क्योंकि आप रशिया से पेट्रोल खरीद रहे हैं, हम्म, अमेरिका सैंक्शन लगाएगा, तो जाहिर है आपके आपके पास में बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं होंगी, आपकी इंपोर्ट नहीं होंगी। ऐसी स्थिति में आपके पास में डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, जैसे आपको फाइटर जेट बनाना है तो इंजन नहीं मिलेगा, जी। आपको चिप नहीं मिलेंगे, तो जाहिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि शनि जो है वो कर्क राशि से भाग्य स्थान में जाएगा। एक बात और भी है कि कर्क राशि से भाग्य स्थान में जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कुछ अच्छे दोस्त जो हैं वो पक्के दोस्त मिलेंगे। मतलब कोई बड़ी ट्रीटी पे भारत साइन करेगा, शायद ये वॉर ट्रीटी होगी, शायद ये रशिया के साथ होगी। जी। तो रशिया के साथ शायद भारत वॉर ट्रीटी पे साइन कर दे, और अगर ऐसा हुआ तो अब जाने रहना कि पूरा यूरोप, पूरा नाटो, इंक्लूडिंग अमेरिका, एकदम खिलाफ होगा भारत के, क्योंकि ये खतरनाक ट्रीटी होगा। अगर भारत, चीन और रशिया एक हो जाए तो ये दुनिया की सुपर पावर होंगी। जी। हाँ, ये दुनिया की सारी शक्तियों के लगभग बराबर ये शक्तियां हैं, क्योंकि भारत के पास में भी पॉपुलेशन है, चीन के पास भी पॉपुलेशन है, रशिया के पास में पैसा और पावर, पेट्रोल है। तो इनके पास में ना तकनीक की आवश्यकता है, ना एग्रीकल्चर की आवश्यकता है, ना खाना खाने की आवश्यकता है। ये 3 देश आपस में अगर अग्रीमेंट कर लें तो निश्चित तौर पे जो एशिया जो महाद्वीप है उसमें काफ़ी बड़ा परिवर्तन आएगा और ग्लोबल चेंज आएगा, और इसकी संभावना है कब तक? 50% से ज़्यादा। ये अब जब शनि का ट्रांजिट अच्छा। आएगा तो कुछ नए दोस्त बनेंगे, बृहस्पति का ट्रांजिट आएगा तो कुछ जो ट्रेडिशनल दोस्त है वो दुश्मन हो जाएंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें होंगी। फिर एक एक चीज़ होगी कि राहु जो है वो अष्टम स्थान में आएगा। जी। तो जब राहु अष्टम स्थान में आएगा, इसका मतलब क्या हुआ? 8वें स्थान में राहु मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। इसका मतलब इकोनॉमी में जो रिसेशन है वो आपको मिलेगा 18 मई के बाद और 1.5 वर्ष। जी। तो यहाँ पे युद्ध की अवस्थाएं, मारकाट की अवस्था, आर्थिक परेशानियों की अवस्था ये दिखाई पड़ेगी 18 मई के बाद, जब राहु अष्टम स्थान में आएगा। तो ये एक हम देखते हैं कि भारत के दृष्टिकोण से जो है वो ये ट्रांजिट जो है राहु का, शनि का या बृहस्पति का ट्रांजिट बड़ा महत्वपूर्ण होगा। ये तीनों ही ट्रांजिट में शनि का ट्रांजिट बहुत फेवरेबल होगा, राहु और बृहस्पति का ट्रांजिट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है।